Hello friends, you are welcome in million concepts of English। हम पढ़ेंगे, छोटा सा नोट है, मिल्टन्स कन्वेंशंस इन पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने जिन म्यूज का आवाहन किया है, किस बुक में आवाहन किया है, वो जानेंगे और आपको बताएं कि मिल्टन ने 4 टाइम्स जो है म्यूज का आवाहन किया है। चलिए इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्लासिकल पोइट्री में होमर और जो वर्जिल थे वो किस म्यूज का आवाहन करते थे। थोड़ी सी जानकारी है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज ग्रेट क्लासिकल एपिक इन इंग्लिश पोइट्री। तो मिल्टन का जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, तो ये क्लासिकल एपिक है। क्लासिकल एपिक क्यों है? क्योंकि मिल्टन ने सारी की सारी क्लासिकल कन्वेंशंस का, क्लासिकल परंपराओं का पैराडाइज लॉस्ट में यूज किया है। तो इनमें से एक कन्वेंशन है इन्वोकेशन की, यानी कि इन्वोकेशन ऑफ म्यूज की। हालांकि इन्होंने ग्रीक राइटर को, यानी कि होमर को और दूसरे रोमन राइटर आपके वर्जिल को फॉलो किया है, तो उनके बारे में भी जानते हैं। द इन्वोकिंग द म्यूज वॉज वेरी कॉमन इन एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन पोइट्री। तो ग्रीक और लैटिन पोइट्री में किस म्यूजिस का आवाहन किया जाता था वो भी जानते हैं। देखो, देयर वर 9 म्यूजिस इन ग्रीक मैथोलॉजी, ऑल्सो नोन एज द डॉटर्स ऑफ विट एंड चार्म। जिनको डॉटर्स ऑफ विट एंड चार्म कहा जाता था, यानी कि बुद्धि और आकर्षण की देवी कहा जाता था। ये कुल 9 देवियां थीं। ऑफ द 9 म्यूजेस, कैलियोप वॉज द म्यूज ऑफ एपिक पोइट्री। तो जो कैलियोप है ये सबसे बड़ी मानी जाती हैं और ये म्यूज ऑफ एपिक पोइट्री, यानी कि एपिक पोइट्री की देवी इनको कहा जाता है। तो यही वो देवी है जिनको होमर ने अपनी दोनों रचनाएं ओडिसी और इलियड में आवाहन किया है और वर्जिल ने भी अपनी पोइम एनियड में इन देवी का आवाहन किया है। लेकिन मिल्टन ने इस कन्वेंशन का अनुसरण तो किया है, फॉलो तो किया है, लेकिन मिल्टन की जो देवी है, मिल्टन की जो म्यूज हैं वो अलग हैं। तो वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। फॉर दिस एपिक कन्वेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन फॉलोड द क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ग्रीक पोइट होमर और इनकी रचना ओडिसी को फॉलो किया है, एंड रोमन पोइटिक जो है वर्जिल, इनकी एनिड को इन्होंने फॉलो किया है। तो ये पूछा जाता है कि क्लासिकल मॉडल में इन्होंने जॉन मिल्टन ने किसको फॉलो किया है, तो होमर को और वर्जिल को। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरे, बट मिल्टन म्यूज इज नॉट वन ऑफ द 9 म्यूजेस, यानी कि जो कैलियोप देवी हैं 9 म्यूजेस में से एक हैं, तो उनका जॉन मिल्टन ने आवाहन नहीं किया है, इन्वोकेशन नहीं किया है। द नेम ऑफ हेबिली म्यूज इज यूरेनिया, द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जॉन मिल्टन ने जो अपनी देवी का इन्वोकेशन किया है वो है म्यूज यूरेनिया, और ये किसकी देवी है? द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि नक्षत्र विद्या की देवी है यूरेनिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि देवी का नाम क्या है, तो यूरेनिया, और किसकी देवी है? द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हेबिली म्यूज इज लोकलाइज्ड अपॉन द माउंट ओलंपस और माउंट हेलिकॉन। जो इनका निवास स्थान माना जाता है देवी का, इनकी यूरेनिया का, वो माउंट ओलंपस और माउंट हेलिकॉन माना जाता है। अब बात करते हैं, 4 टाइम इन्होंने इन्वोकेशन किया है, तो किस बुक में कब किया है और इस इन्वोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों किया है, इसके बारे में जानते हैं।
तो देयर आर 4 इन्वोकेशंस इन पैराडाइज लॉस्ट। फर्स्ट है बुक फर्स्ट में, तो बुक फर्स्ट में इन्होंने 2 बार आह्वान किया है, तो इसको हम इन्वोकेशन एक ही काउंट करेंगे, इन्वोकेशन एक ही काउंट करेंगे। तो इन फर्स्ट बुक मिल्टन इन्वोक्स म्यूज यूरेनिया इन 2 टाइम्स। तो फर्स्ट 26 लाइन्स आर द इन्वोकेशन, पहली जो 26 लाइन है वो इन्वोकेशन है। स्टार्ट होती है ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडेंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड। मनुष्य की पहली अवज्ञा, मनुष्य की पहली अवज्ञा एंड फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस जो ज्ञान का पेड़ था उसके फल का खाना, उस वर्जित फल का खाना, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड, जिसका जो मॉर्टल टेस्ट था यानी कि नाशवान स्वाद था वो इस दुनिया में मृत्यु लेके आया। तो यहाँ से इनका इन्वोकेशन शुरू होता है। तो द इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट पुट्स फॉरवर्ड द थीम ऑफ द पोइम मैंस फर्स्ट डिसोबीडेंस ऑफ गॉड्स विल एंड हिज फॉल फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट एज द रिजल्ट ऑफ द मोर्टल सिन ओरिजिनल। तो इन्वोकेशन का पहला जो इम्पोर्टेंस है वो तो यही है कि इस इन्वोकेशन में पैराडाइज लॉस्ट की थीम का पता लगता है। तो पैराडाइज लॉस्ट की थीम है मैंस फर्स्ट ओबीडियंस। एक बात मान सकते हैं, इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं द फॉल फ्रॉम पैराडाइज, यानी कि पैराडाइज से हमारे एडम और ईव का फॉल। तो फॉल फ्रॉम द हेवन, एक फॉल फ्रॉम द हेवन और मैंस फर्स्ट डिसओबीडेंस, ये दोनों ही एक ही में आती हैं। तो ये पैराडाइज लॉस्ट की थीम कहलाती है। और इस अवज्ञा को, इस वर्जित फल खाने को द मॉर्टल सिन ओरिजिनल, ये जो है मनुष्य का वास्तविक पाप माना जाता है। यानी कि मॉर्टल सिन ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल सिन यही माना जाता है। अगला पॉइंट है इट आल्सो स्टेट्स द पर्पज ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि ईश्वर के जो तरीके हैं वो मनुष्य के प्रति उचित हैं, इस बात को जस्टिफाई करना ये पर्पज है। तो ऊपर जो हमने पढ़ा, मनुष्य की जो पहली अवज्ञा थी और फॉरबिडन ट्री का जो फल खाना था वो थीम है, और ये जो है ये आपका पोइम लिखने का पर्पज है। तो थीम और पर्पज दोनों अलग अलग हैं। मिल्टन अपील्स टू द हेवनली म्यूज इन दस, तो जो पहली बुक में अपील करते हैं वो करते हैं एंड देंस इन्वोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। मिल्टन कहते हैं कि मैं इस साहसिक गीत को, यानी कि फॉल ऑफ मैन, या कहते हैं कि जो फॉरबिडन ट्री का फल खाना था उसका, उस सॉन्ग को मैंने गाने की सहायता चाहता हूँ। दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंट टू सोर अबव द एनियंट माउंट। तो एनियन माउंट माना जाता है कि यहाँ पर कवियों की उत्पत्ति हुई है, या यहाँ पर कवियों की देवी का, या जो लिखने वाले लेखक और कवि है वो यहीं पर रहते हैं। तो बोले मैं कोई भी मिडिल फ्लाइट, यानी कि मिडिल गीत नहीं गाना चाहता हूँ, यानी कि मिडिल स्टाइल में नहीं गाना चाहता हूँ, बल्कि मेरी जो थीम है वो बहुत उच्च है, तो मैं उसकी स्टाइल भी उच्च रखना चाहता हूँ। वाइल इट परस्यू थिंग अन अटेम्प्ट येट इन प्रोज और राइम। तो मैं बोले ऐसी रचना करना चाह रहा हूँ, ऐसी थीम पर लिखना चाह रहा हूँ जिसको ना तो आज तक किसी ने प्रोज में और ना ही पोइट्री में लिखा गया है। तो बोले मैं उसमें सहायता चाहता हूँ। और बात में ये लास्ट में है, मिल्टन
यूरेनिया को होली स्पिरिट कह करके आवाहन करते हैं। कहते हैं कि वो उसके अंदर स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन यानी कि आध्यात्मिक प्रकाश उसके अंदर भरे। फिर कहते हैं व्हाट इन मी इज डार्क, जो मेरे अंदर अंधेरा है, इल्यूमाइन, उस अंधेरे को प्रकाशित करो। व्हाट इज लो एंड राइज, जो मेरे में निम्नता है उसको ऊपर उठाओ, एंड सपोर्ट, और उसको बल प्रदान करो। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट, ताकि मैं इस ग्रेट आर्गूमेंट की, फॉल फ्रॉम मैन की, उसकी ऊंचाई तक पहुंच सकूं, उसको गा सकूं। आई में एसेट एटर्नल प्रोविडेंस, जो ईश्वर का प्रोविडेंस है, जो प्रावधान है ईश्वर का, मैं उसके बारे में कह सकूं। एंड जस्टिफाइज द बेस ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर जो कुछ भी मनुष्य के लिए करता है वो सब सही ही करता है, इसको मैं जस्टिफाई कर सकूं। तो ये 26 लाइन का सार है जो उन्होंने आवाहन किया। तो हमने ये पहला आवाहन है, लेकिन इसी पोइम में, इसी बुक फर्स्ट में वो दूसरी बार आवाहन करते हैं इन द मिडल ऑफ द पोइम। पोइम के बीच में लगभग 350 लाइन के बीच में करते हैं। वो कहते हैं से म्यूज द नेम देन नोन हु फर्स्ट हु लास्ट रोज्ड फ्रॉम द स्लम्बर ऑन द फायरी कॉच। ये उन्होंने आह्वान किया है कि हे म्यूज यूरेनिया, मुझको उन फॉलन एंजल्स के नाम बताओ कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो इसके बारे में बताता चलूं कि बिल्जेबब के कहने पर सैटर्न जो है फॉलन एंजल्स को बुलाता है, तो वो दौड़ दौड़ कर जो है इकट्ठे होते हैं। तो जॉन मिल्टन यही आह्वान करते हैं कि जो सैटर्न के बुलाने पर वहाँ इकट्ठे हुए, उन फॉलन एंजल्स में सबसे पहले कौन आया और सबसे पहले बाद में कौन आया, ये बात मुझे बताने का कष्ट करिए, मुझे बताने की कृपा करिए। तो ये बात आह्वान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केम मोलेज, उनमें जो फॉलन एंजल्स में सबसे पहले उठकर आया वो मोलेज था, और सबसे बाद में जो आया वो आपका बेलियल था। इस बात का आह्वान करते हैं वो बुक फर्स्ट में। तो ये तो फर्स्ट इन्वोकेशन मान लेते हैं, और सेकंड इन्वोकेशन होती है बुक थर्ड में। और बुक थर्ड में जॉन मिल्टन इन्वोक करते हैं होली लाइट का। किसका? होली लाइट का। हेल होली लाइट ऑफ स्प्रिंग द हेवन फर्स्ट बर्न, और वो हेवन की फर्स्ट बर्न का उन्हें ऑफ स्प्रिंग मानते हैं, यानी पहली संतान मानते हैं। तो यहाँ पर हेवनली लाइट का क्या करते हैं? आवाहन करते हैं। और इस इन्वोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में ये 2 पॉइंट हैं। व्हेन ही इन्वोक्स हेवनली लाइट ही लेमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस, तो जब वो हेवनली लाइट को इन्वोक करते हैं, आवाहन करते हैं, तो वो अपने अंधेपन पर रोते हैं। इस पोइम को पढ़ना बुक थर्ड को तो बहुत ही सुंदर लिखी गई है। तो वो कहता है कि मेरी आई साइट चली गई है, तो मैं कैसे उसको अपनी रचना कर पाऊंगा, मैं कैसे? तो फिर वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो आत्मिक लाइट है, जो आध्यात्मिक लाइट है, उस लाइट को आप प्रकाशित करिए। आंखों की लाइट नहीं, बल्कि मन की रोशनी को प्रकाशित करिए। इस बात का वो आह्वान करते हैं। तो मिल्टन आस्क दैट हेवनली लाइट शाइन इनसाइड हिम एंड इल्यूमिनेट हिज माइंड, कि जो हेवनली लाइट है वो आह्वान करते हैं कि वो उसके अंदर चमके, उसके अंतर आत्मा के अंदर प्रकाशित हो, उसके मन के अंदर प्रकाशित हो, विद डिवाइन नॉलेज, उस दिव्य ज्ञान से, सो दैट ही कैन शेयर दिस नॉलेज विद हिज रीडर्स, ताकि वो इस ज्ञान को अपने पाठकों से शेयर कर सकें। तो ये वो आह्वान करते हैं। तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि किस रचना में जॉन मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस पर
जो है लेमेंट करते हैं। तो 2 रचनाओं में करते हैं, बाकी काफ़ी में करते हैं। एक है आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस और दूसरी है पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट की भी बुक 3rd में वो लेमेंट करते हैं। बुक 3rd में, ये मेन चीज है बुक 3rd में। अब पढ़ते हैं 3rd इन्वोकेशन। 3rd इन्वोकेशन बुक 7 में करते हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि जितने भी आवाहन करते हैं म्यूज यूरेनिया का, तो कभी भी डायरेक्ट यूरेनिया का नाम नहीं लेते हैं सिवाय बुक 7 के। तो बुक 7 में वो सीधे सीधे इन्वोक करते हैं और म्यूज यूरेनिया का नाम लेकर आवाहन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस बुक में वो नाम लेकर आवाहन करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इन बुक 7 जॉन मिल्टन अगेन इन्वोक्स म्यूज यूरेनिया एंड ही डायरेक्टली नेम्स द हेवनली म्यूज। तो क्या कहते हैं? डिसेंड फ्रॉम हेवन यूरेनिया, हे आकाश की जो यूरेनिया देवी हैं वो नीचे उतरिए। बाई दैट नेम इफ राइटली दाउ आर कॉल्ड, जिस नाम से तुम सही कही जाती हो। हुज वॉइस डिवाइन, जिसकी आवाज़ जो है वो दिव्य है। फॉलोइंग एबव द ओलंपियन हिल आई सोर, और जिसकी आवाज़ ओलंपियन पहाड़ी पर सुनी जाती है। तो ओलंपियन पहाड़ी के बारे में कहावत है कि यहाँ ये जो पहाड़ी है ये ग्रीस की सबसे ऊंची पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर 9 म्यूजिस का निवास स्थान माना जाता है। तो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ जो है ओलंपियन हिल पर भी सुनी जाती है। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू की 6 बुक में हेवन का वर्णन है, जिसमें राफेल एडम और ईव से स्वर्ग के, इनके हेवन के बैटल के बारे में चर्चा करता है और कॉस्मोलॉजी के बारे में भी चर्चा करता है। उसके बाद राफेल चला जाता है। तो जॉन मिल्टन यूरेनस से प्रार्थना करते हैं कि अब वो जो है नीचे उतरकर, यानी जमीन पर उतरकर गाना चाहते हैं और नीचे पृथ्वी पर आना चाहते हैं। तो ही आस्क्स यूरेनिया टू इंश्योर हिज सेफ ट्रांजिशन फ्रॉम रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ वार इन हेवन बैक टू राफेल एंड एडम कन्वर्सेशन ऑन अर्थ। अब वो पृथ्वी पर वापस आना चाहते हैं। जो लास्ट इन्वोकेशन है वो बुक 9 में है। और इस बुक 9 में क्या होता है कि वास्तव में जो फॉरबिडन ट्री का फल खाया जाता है वो बुक 9 में ही होता है, और फॉल ऑफ जो एडम और ईव है वो भी बुक 9 में ही होता है। तो ये जो हीरोइक स्टोरी है, वास्तविक जो कहानी है हीरोइक, वो इसी बुक में है। तो इसी बुक में हीरोइक स्टोरी गाने के लिए जॉन मिल्टन यूरेनिया को इन्वोक करते हैं। तो इन बुक 9 जॉन मिल्टन वंस मोर इन्वोक्स म्यूज यूरेनिया। क्या कहते हैं? ऑफ माई सेलेस्टियल पैट्रोनेस हु डिजाइन्स हर नाइटली विजिटेशन अनइम्प्लोर्ड एंड dictates to me slumbering or inspire is my unpremeditated verse। तो पहले अर्थ समझ लीजिए। पैटर्न्स तो जानते हो, जो आश्रयदाता होता है, और यहाँ पर फेमिनिन जेंडर है तो आश्रयदाती। और अनइम्प्लोर्ड जो शब्द का अर्थ है वो है जिसको कभी शुद्ध नहीं किया गया है, और डिक्टेट माने कहना होता है, स्लम्बरिंग माने नींद, और अनप्रीमेडिटेटेड माने होता है ऐसी बात जो पहले कभी जिस बात पर चर्चा नहीं हुई हो। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है ऑफ माई सेलेस्टियल पैट्रोनेज, हे यूरेनिया तुम मेरी आकाशीय संरक्षिका हो, आश्रयदात्री हो। हु डिजाइन्स हर नाइटली विजिटेशन अनइम्प्लोर्ड,
जो अपनी रात में जगह जगह विजिट करती हैं, यानी कि पूरे आकाश और धरती पर घूमती हैं। एंड डिक्टेट टू मी, और प्रार्थना करते हैं डिक्टेट टू मी स्लम्बरिंग, कि मेरी नींद में, बोले मेरे सपनों में आकर के, मेरी नींद में आकर के मुझे इंस्पायर करो और डिक्टेट करो जो कहानी मैं लिखना चाह रहा हूँ। बोले मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ की, तो वो आप मुझको मेरे सपनों में आकर, मेरी स्लम्बरिंग में आकर के मुझे बताओ। और इंस्पायर इजी माई अनप्रीमेडिटेड वर्स, और मुझे अनप्रीमेडिटेड, जो मैंने कभी नहीं सुना है, जिसकी चर्चा कभी नहीं हुई है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, उस वर्ष के बारे में मुझे आसानी से बताओ। सिंस फर्स्ट दिस सब्जेक्ट फॉर हीरोइक सॉन्ग प्लीज्ड मी लॉन्ग चूजिंग एंड बिगिनिंग लेट। मेरा जो फॉल ऑफ मैन पर गाना चाह रहा हूँ, यानी कि फॉल ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट पर मैं लिखना चाह रहा हूँ, इस हीरोइक सॉन्ग को मैंने बहुत पहले ही चुन लिया था, लेकिन मुझे लिखने में जो है काफ़ी देरी हो गई, क्योंकि जॉन मिल्टन जो है इस उम्र में बूढ़ा हो गया है, और बूढ़ा होने के कारण वो कहते हैं कि उसके पास अब रचनात्मक शक्ति नहीं बची है, तो उस रचनात्मक शक्ति को आप खुद आकर बोलो तब मैं लिख पाऊँ। तो मिल्टन एक्सप्लेन दैट ही मस्ट नाउ टर्न टू एडम एंड ईव्स एक्चुअल एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस। तो इसमें इस पोइम 9 में वो एडम और ईव के एक्चुअल डिसोबीडियंस के बारे में वर्णन करना चाहते हैं। द पोइम मस्ट नाउ टर्न ट्रेजिक and Milton assert his intention to show that the fall of humankind is more heroic than the tales of Virgil and Homer। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वर्जिल और होमर ने जो अपनी कहानियाँ सुनाई हैं, उस कहानी के मुकाबले जो फॉल ऑफ ह्यूमन काइंड है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हीरोइक है। तो वह अपनी पोइम को सुखांत से दुखांत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें फाल दिखाया जाएगा। तो ही इन्वोक्स यूरेनिया द सेलेसियल पैटर्न्स, तो इसमें यूरेनिया को वो सेलेसियल पैटर्न्स कहते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी इन्वोकेशन के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।